जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर बॉम्बर्स की बात होती है तो अक्सर जुबान पर अमेरिकी B-52 या B-2 स्प्लिट का नाम आता है, लेकिन आसमान के सीने पर एक ऐसा रूसी दानव भी राज करता है जिसके रडार पर आते ही यूरोप से लेकर अमेरिका तक खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। हम बात कर रहे हैं रूस के Tu-160 की, जिसे नाटो ने ब्लैक जैक का कोड नेम दिया है, लेकिन इसकी खूबसूरती और भयावहता के कारण इसे रूस में व्हाइट स्वान, सफेद हंस कहा जाता है। यह शीत युद्ध के दौर की वो विरासत है जिसे सोवियत संघ ने अमेरिका को जवाब देने के लिए बनाया था। आज जब भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है, रूस ने अपने इस पुराने योद्धा को नई तकनीक के साथ फिर से जगा दिया है। यह सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि हवा में तैरता हुआ एक ऐसा किला है जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर उड़ सकता है। आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि आखिर क्यों Tu-160 की वापसी ने पेंटागन की रातों की नींद हराम कर दी है। सबसे पहले समझते हैं Tu-160, एक उड़ता हुआ दैत्य। Tu-160 को देखते ही सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वह है इसका विशालकाय आकार। यह कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। इसकी लंबाई करीब 54 मीटर है और इसके पंखों का फैलाव 55 मीटर तक है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 275 टन से भी ज्यादा है। इन आंकड़ों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इस विमान की बनावट में एक खास इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है जिसे वेरिएबल स्वीप विंग्स कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके पंख फिक्स्ड नहीं हैं। जब विमान को धीमी गति पर उड़ान भरनी होती है या टेक ऑफ करना होता है तो इसके पंख फैल जाते हैं, जिससे इसे ज्यादा लिफ्ट मिलती है। वहीं जब इसे सुपरसोनिक स्पीड, आवाज से तेज रफ्तार पकड़नी होती है तो इसके पंख पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे हवा का प्रतिरोध कम हो जाता है और यह एक तीर की तरह आसमान को चीरता हुआ निकलता है। यही डिजाइन इसे हर स्पीड पर स्थिर और घातक बनाए रखता है। अब बात करते हैं रफ्तार और ताकत का बेजोड़ संगम की। इस विशालकाय दानव को उड़ाने के लिए इसमें 4N के 32 इंजन्स लगे हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर जेट इंजन्स में गिने जाते हैं। यही इंजन इसे मैक 2 प्लस 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार देते हैं। सोचिए, एक विमान जो B-50 से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन रफ्तार में लड़ाकू विमानों को टक्कर देता है। अमेरिका का B-50 भरोसेमंद जरूर है, लेकिन वह धीमा है। B-2 स्प्लिट स्टेल्थ है, यानी रडार से छिपकर हमला करता है, लेकिन वह बेहद महंगा और नाजुक है। वहीं Tu-160 की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। ये छिपने के लिए नहीं बना है। ये खुले आसमान में अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ता है, मानो दुश्मन से कह रहा हो, हम आ रहे हैं और तुम हमें रोक नहीं सकते। इसकी रफ्तार ही इसका सबसे बड़ा डिफेंस है, जो इसे दुश्मन की मिसाइलों की रेंज से जल्दी बाहर निकलने में मदद करती है। अब बात करते हैं उड़ता हुआ मिसाइल कैरियर की। अक्सर लोग इसे बॉम्बर कहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक फ्लाइंग मिसाइल कैरियर है। पारंपरिक बॉम्बर्स को दुश्मन के सिर के ऊपर जाकर बम गिराने पड़ते थे, जिसमें पकड़े जाने का खतरा होता था। लेकिन Tu-160 को दुश्मन के एयर स्पेस में घुसने की जरूरत ही नहीं है। यह विमान अपने पेट में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का जखीरा लेकर चलता है। इसमें KH-101 और KH-102 जैसी घातक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। KH-101 एक पारंपरिक मिसाइल है जो सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। KH-102 यह इसका न्यूक्लियर वर्जन है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि रूस अपने ही देश की सीमा के अंदर से उड़ान भर सकता है, सुरक्षित दूरी से मिसाइल लॉन्च कर सकता है और बिना दुश्मन की सीमा लांघे अपने बेस पर वापस आ सकता है। यही स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी इसे आधुनिक युद्ध में अमेरिका और नाटो के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनाती है। अब आता है रूस का न्यूक्लियर ट्रायड और रणनीतिक महत्व। किसी भी महाशक्ति की सुरक्षा उसके न्यूक्लियर ट्रायड पर टिकी होती है। इसका मतलब है परमाणु हमला करने के 3 तरीके: जमीन से, समुद्र से और हवा से। जमीन से ICBM मिसाइलें, समुद्र से परमाणु पनडुब्बियां, हवा से स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। Tu-160 रूस के इसी हवाई हिस्से की रीढ़ की हड्डी है। अगर कभी परमाणु युद्ध की स्थिति बनती है और जमीन या समुद्र के सिस्टम फेल हो जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं, तो आसमान में उड़ता हुआ
160 जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। यह संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब आता है TU-160M, नए अवतार में पुराना योद्धा। हाल ही में रूस ने TU-160 को नए सिरे से तैयार किया है, जिसे TU-160M या TU-160M 2 नाम दिया गया है। बाहर से देखने में यह वही पुराना श्वेत हंस लगता है, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह बदल चुका है। डिजिटल कॉकपिट, पुराने एनालॉग मीटरों की जगह अब ग्लास कॉकपिट और डिजिटल स्क्रीन ने ले ली है। नए इंजन, उन्नत N के 3202 इंजन्स लगाए गए हैं, जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं और विमान की रेंज को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाते हैं। आधुनिक रडार और एवियोनिक्स, इसमें नई सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली और ऐसे रडार लगे हैं जो दुश्मन को बहुत दूर से देख सकते हैं। ये नया संस्करण फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार है। जब भी TU-160M उड़ान भरता है, ब्रिटेन, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश अपने फाइटर जेट्स को सिर्फ उसे ट्रैक करने के लिए भेजते हैं। ये रूस का तरीका है दुनिया को यह याद दिलाने का कि उसकी पहुंच आज भी ग्लोबल है। अब आता है मिशन एंड्योरेंस और पायलटों की असली चुनौती। इस दानव जैसे विमान को उड़ाना बच्चों का खेल नहीं है। इसके पायलट रूस के सबसे इलीट और अनुभवी एविएटर्स होते हैं, जिन्हें सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद ही इस जिम्मेदारी के लायक समझा जाता है। एक मिशन कई घंटों तक चल सकता है, कभी कभी 15 से 20 घंटे से भी ज्यादा। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है, जिसका मतलब है कि यह बिना रुके दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। ऐसे लंबे मिशन के दौरान पायलटों को घंटों तक अत्यधिक फोकस, मानसिक दबाव और थकान के बावजूद सतर्क रहना पड़ता है। जरा सी गलती पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। यह सिर्फ एक विमान उड़ाने जैसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने जैसा है। हर फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस भी बेहद महंगी और जटिल है। इसके इंजन, सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की देखभाल के लिए अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ टीम की जरूरत होती है। दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जो इस स्तर की इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और भारी खर्च को संभाल सकते हैं। यह रूस की औद्योगिक और तकनीकी क्षमता का भी प्रमाण है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद वह ऐसे जटिल और शक्तिशाली विमानों का निर्माण लगातार जारी रखे हुए है। लेकिन अमेरिका और नाटो की चिंता आखिर क्यों है? अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट और आने वाला B-21 रेडर जैसे स्टेल्थ बॉम्बर हैं, जो दुश्मन की रडार पकड़ से बचने के लिए बनाए गए हैं। ये विमान बेहद एडवांस जरूर हैं, लेकिन स्टेल्थ तकनीक की अपनी सीमाएं हैं और इसकी लागत भी बेहद ज्यादा होती है। हर मिशन में इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ रूस का TU-160 स्टेल्थ पर नहीं, बल्कि ब्रूट फोर्स, भारी पेलोएड और जबरदस्त स्पीड पर भरोसा करता है। यह बेहद तेज रफ्तार से दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है और बड़ी मात्रा में हथियार एक साथ ले जा सकता है। क्या आपको लगता है कि मिसाइलों के इस दौर में TU-160 जैसे बड़े बॉम्बर्स अब भी जरूरी हैं, या फिर ड्रोन और स्टेल्थ तकनीक ही भविष्य है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन और सच्ची डिफेंस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।